11। तो अब देखेंगे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 12 को, 12 और 13 को। लेकिन उससे पहले अपन थोड़ी सी सवाल को समझ लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, खोखले वस्तु की बात करेंगे, खोखले ठोस की बात करेंगे बेटा। तो खोखली जो वस्तु होती है वो बेलन भी हो सकता है, खोखले बेलन की भी बात कर सकते हैं अपन लोग, खोखले शंकु की भी बात कर रहे हैं और खोखले अर्धगोले की भी बात कर रहे हैं। इन तीनों की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। खोखले बेलन की भी बात करूंगा, शंकु की भी बात करूंगा और अर्धगोले की भी बात करूंगा। तो पहले थोड़ी सिंपल सी बात को सीखने हैं, फिर सिंपल सी बात को समझ के अपन लोग जो अपना मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 उसके बारे में समझेंगे। तो बेटा एक चीज ध्यान देनी है क्या, कि जब भी आपको खोखला चाहे बेलन दे दे, शंकु दे दे या अर्धगोला दे दे, इसके लिए या तो आपको क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा उस खोखले में वस्तु का, या फिर आपको उसका क्या पूछेगा, आयतन पूछेगा। तो पहले अपन लोग क्षेत्रफल के बारे में समझते बेटा, कि किसी भी खोखली वस्तु का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बेलन के बारे में बताऊं कि बेलन की आकृति ऐसी होती है। अब खोखला बेलन क्या होता है कि एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन आ जाए, एक वस्तु के अंदर अगर क्या आ जाए, दूसरी वस्तु आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, खोखली वस्तु बोलेंगे। जैसे कि ये, अब जैसे कि तुमने पेन देखा है तुम्हारा, उस पेन के अंदर क्या डली हुई होती है, रिफिल डली हुई होती है। पेन का जो खोखा होता है उस खोखे के अंदर क्या डली हुई होती है, रिफिल डली हुई होती है। तो हाँ, तो अब आप ये कह सकते हो कि पेन एक प्रकार से क्या है, खोखली वस्तु है बेटा। पेन क्या आपके पास है, खोखली वस्तु है। क्यों, क्योंकि एक वस्तु के अंदर क्या डाली गई है, दूसरी वस्तु डाली गई है। जैसे कि तुम लोगों ने पेंसिल देखी है, पेंसिल देखिए, पेंसिल, इस पेंसिल में ऊपर की तरफ क्या होता है, ऐसे लकड़ी का बुरादा लगा होता है। लकड़ी का क्या लगा होता है बेटा, बुरादा लगा होता है। और अंदर की तरफ क्या होता है बेटा, जो ब्लैक पार्ट दिखता है उसको, वो किसका होता है, ग्रेफाइट होता है। ऐसे होता है ना बेटा आपकी पेंसिल। तो उसके क्या अंदर क्या है, लकड़ी के बुरादे के अंदर क्या डाल दिया गया था, ग्रेफाइट को डाला गया है। तो ये ग्रेफाइट है। तो एक वस्तु के अंदर क्या डाला गया है, दूसरी वस्तु को डाला गया है। तो इस प्रकार की जो आकृतियां हैं उसको हम क्या कहते हैं, खोखली वस्तु कहते हैं बेटा। तो जनरल सी बात है कि अगर एक वस्तु के अंदर क्या डाल दी जाए, दूसरी वस्तु डाल दी जाए, तो उसको आप क्या बोलेंगे, खोखली वस्तु बोलेंगे बेटा। अब इन खोखली वस्तुओं का मैं आप लोगों को क्षेत्रफल याद करना बताता हूँ। तीनों के लिए एक ही तरीका बता देता हूँ। वैसे तो तीन और तीन 6 सूत्र याद करने पड़ेंगे। क्षेत्रफल के लिए भी याद करना पड़ेगा और आयतन के लिए भी याद करना पड़ेगा। तो अपन लोग याद नहीं करेंगे, अपन एक तरीका समझेंगे, एक पैटर्न समझेंगे, जिसके आधार पे अपन लोग क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र समझ सकते हैं। याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो कैसे करेंगे। तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए बात कर रहे हैं अपन लोग। तो देखो खोखली वस्तु का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, आप क्या करोगे, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे वस्तु का। क्या निकालोगे बेटा, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधारों के क्षेत्रफलों का अंतर।
ये आपके पास क्या होता है, किसी भी खोखली वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका होता है। क्या लिखा मैंने, बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधारों के क्षेत्रफलों का अंतर। ठीक है, कैसे समझो, अब मान लो कि इससे इस तरीके से हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक खोखले बेलन का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो खोखले बेलन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, और चाहे वो शंकु का निकालना हो तो भी ऐसे काम करेंगे, और अर्धगोले का निकालना हो तो भी हम ऐसे ही काम करेंगे। तो देखो, सूत्र बनाना चाहें तो सूत्र क्या बन जाएगा, बेलन का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन के साथ काम करेंगे तो क्या जाएगा, बेलन का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात ध्यान रख लो पहले, कि जब आप किसी वस्तु के बाहर की और अंदर की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे क्या, कि आप बाहरी त्रिज्या मतलब जो बड़ी त्रिज्या होगी, बड़ी त्रिज्या को आप R1 मानेंगे और छोटी त्रिज्या को आप R2 मानेंगे। बेटा, बड़ी त्रिज्या को हमेशा क्या मानना है, R1 मानना है, और छोटी त्रिज्या को हमेशा क्या मानना है, R2 मानना है। अब बेटा, जो खोखली वस्तु होती है वो आमतौर पे क्या होती है बेटा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्या होती है, खुली होती है। खोखली वस्तु क्या होती है, वो खुली हुई होती है, ओपन होती है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे कि आपने पानी का पाइप देखा है, अब उस पानी के पाइप की अगर अपन लोग क्या नापें बेटा, लंबाई नापें या उसकी ऊंचाई नापें। ठीक है, पानी का पाइप कैसा होता है बेटा, खोखला ही होता है ना, तभी तो खोखले का मतलब एक तरफ से डालो वस्तु को और दूसरी तरफ निकल जाए, वही तो वस्तु क्या होगी, खोखली होगी। सही है कि नहीं है। जैसे कि अगर मैं ये चोक इस हाथ के अंदर इधर से डालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ से निकल रहा है। देखो, इधर से डाल रहे हैं और नीचे से क्या हो रहा है, निकल रहा है। इसका मतलब इस प्रकार की वस्तु क्या होगी बेटा, खोखली होगी। तो बेटा, खोखली वस्तु में बाहरी और आंतरिक ऊंचाई एक समान होती है। मतलब अगर किसी वस्तु को बाहर से नापा जाए या अंदर से नापा जाए तो उसकी ऊंचाई या उसकी लंबाई क्या होती है, समान ही होती है। ठीक है, अगर वस्तु कैसी है, खोखली है। तो अगर वस्तु क्या है, खोखली है, तो चाहे उसकी आंतरिक ऊंचाई नाप लो चाहे उसकी बाहरी ऊंचाई नाप लो, दोनों क्या होगी बेटा, बराबर होगी। इसलिए यहाँ पे हमारे पास केवल H होगा, H1 और H2 नहीं होगा बेटा। क्या नहीं होगा, H1 और H2 नहीं होगा। H1 और H2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक ऊंचाई और बाहरी ऊंचाई क्या होगी, समान ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। दो बातें समझ में आ गई कि पहली बात क्या, कि जो बाहरी त्रिज्या होगी उसको आपको R1 के रूप में लेना है, अर्थात जो बड़ी त्रिज्या होगी उसको R1 मानेंगे और जो छोटी त्रिज्या होगी उसको R2 मानेंगे बेटा। और R2 क्या होगी, आंतरिक त्रिज्या होगी, अंदर की त्रिज्या होगी, और R1 क्या होगी, बाहरी त्रिज्या होगी बेटा। और ऊंचाई H होगी, अंदर और बाहर की क्या होगी, ऊंचाई समान होगी। ठीक है, अब हम लोग देखो क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, यानी कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। तो आपके पास एक क्या है, खोखला बेलन है जो दोनों सिरों से क्या है, खुला है। दोनों सिरों से बेटा वो कैसा है, खुला है। उसकी हमें क्या दी गई है, व्यास दिया गया है, मोटाई दी गई है। अच्छा, तो उसकी हमें क्या दी गई है, मोटाई दी गई है। किसकी मोटाई दी गई बेटा, बेलन की। तो बेलन की मोटाई कितनी दी गई है बेटा, 2 सेमी दी गई है। और क्या दिया गया बेटा अपन को, आंतरिक, अंदर का क्या दिया गया है, व्यास। कितना दिया गया है, आंतरिक व्यास 14 सेमी दिया गया बेटा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
इस व्यास की क्या बनाएंगे बेटा, त्रिज्या बनाएंगे। तो बेटा कौन सी त्रिज्या है ये, आंतरिक व्यास है, तो इसकी क्या बनेगी, आंतरिक त्रिज्या बनेगी। और अभी मैंने क्या कहा था, अंदर की त्रिज्या को आप क्या मानना, R2। तो R2 निकालेंगे बेटा, R2 कैसे निकालेंगे, व्यास का क्या कर देंगे, आधा कर लेंगे। तो कितना आ गया बेटा, 7 से भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, बाहरी त्रिज्या भी निकालेंगे बेटा, यानी कि R1 भी निकालेंगे। अब R1 क्या होगा बेटा, R1 क्या होगा, जो आंतरिक त्रिज्या है उसके अंदर किसको जोड़ देंगे बेटा, मोटाई को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगी, बाहरी त्रिज्या आ जाएगी बेटा। तो 7 + 2 यानी कि 9 से। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, क्या, जब अंदर से हम बाहर जाते हैं, अंदर से हम बाहर जाते हैं तो मोटाई क्या हो जाती है, जुड़ जाती है बेटा। और जब बाहर से अंदर आते हैं तो मोटाई क्या होगी बेटा, माइनस होगी। अब इसकी ऊंचाई हमें कितनी दी है, h कितना दिया है बेटा, 26। ये सब मान हमें दिए हुए हैं, अपन ने लिख लिए। अब बेटा हम इसका क्या निकालना चाहते, हमें क्या पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। अब हमें पता है कि वस्तु कैसी है, बेलन कैसा है, खोखला है। तो सर ने क्या तरीका सिखाया था, अगर खोखला बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे अर्धगोला हो, उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, पहले उसका बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, 2πRh। वक्रपृष्ठ का सूत्र तो यही होता है ना बेटा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बाहरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, R1 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है, क्योंकि बाहर के लिए त्रिज्या क्या है, R1, तो यहाँ पे R1 आ जाएगा। फिर आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्रपृष्ठ का सूत्र तो क्या होता है, 2πR ही होता है, 2πRh ही होता है ना बेटा। और अब इसके साथ क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो आंतरिक त्रिज्या का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लस अब यहाँ समझना क्या है, आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब आप सोच के बताओ कि बेलन के अंदर कितने आधार होते हैं। तो अभी मैंने डायग्राम बताया था बेटा, उस डायग्राम में देखो, ये बेलन का डायग्राम होता है। तो इस बेलन के डायग्राम में कितने आधार होते हैं बेटा, 2 आधार होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो आधारों का अंतर का मतलब क्या है, आधारों का अंतर का मतलब क्या है। हमें क्या करना है, बाहरी जो बाहर की तरफ भी आधार है, बाहर वाले बेलन का भी क्या है, आधार है। ये तो क्या है, बाहर वाले बेलन के आधार है, और ये क्या है, अंदर वाले बेलन के आधार है। तो हमें क्या करना है, बाहरी बेलनों के आधारों के क्षेत्रफलों में से आंतरिक अंदर की तरफ जो बेलन है उसके आधारों के क्षेत्रफल को क्या करना है, माइनस करना है। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आधारों के क्षेत्रफलों का अंतर मतलब बाहर के आधारों का क्षेत्रफल निकालो। तो आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² होता है। अब कितने आधार होते हैं, 2 आधार होते हैं, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, 2πr² हो गए। तो ये क्या आ गया, दोनों आधारों का क्षेत्रफल आ गया बेटा। अब कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, R1 लगा दिया। अब आधारों के क्षेत्रफलों का अंतर, यानी कि अब क्या लगा दूंगा, -2πr² R2 का क्यों, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं, अंदर के आधारों के क्षेत्रफलों। यानी कि कुल मिला के बात ये है, आधारों के क्षेत्रफलों का अंतर का मतलब क्या है, बाहर के जो आधार हैं उसके क्षेत्रफल में से हमें अंदर के जो आधार हैं उसके क्षेत्रफलों को क्या करना है, माइनस करना है। समझ में आ गया बेटा। तो ऐसे हम लोगों ने क्या बना दिया, बेलन के लिए, खोखले बेलन के लिए
क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बनाया। अच्छा, आप चाहो तो ऐसे शंकु का भी बना सकते हो। मान लो अगर हमारे पास शंकु होता तो ऐसे ही करते, बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल, ये R1 हो जाएगा इसके साथ। फिर आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल, इसके लिए 2 हो जाएगा। फिर क्या आ जाता, आधारों के क्षेत्रफलों का अंतर। अब शंकु के अंदर तो कितना आधार होता है, एक ही आधार होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। ये किसके लिए सूत्र हो जाएगा बेटा, खोखले शंकु के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। ऐसे अगर हम किसका निकालते, अर्धगोले का निकालते, तो क्या हो जाता, अर्धगोले का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। अब बाहर का निकालना, इसलिए R1 माइनस 2 पाई R2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ प्लस आएगा ना, प्लस आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब अर्धगोले की आकृति कैसी होती है बेटा, ऐसी होती है अर्धगोले की आकृति। अर्धगोले के अंदर भी कितने आधार होते हैं, एक ही आधार होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। तो ये सूत्र तो किसके लिए हो गया बेटा, खोखले अर्धगोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हो गया। ये सूत्र किसका हो गया बेटा, खोखले शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हो गया बेटा। और ये सूत्र किसका हो गया, खोखले बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो गया। समझ में आ गया। तो अपन ने एक ही तरीके से तीनों सूत्रों को क्या कर लिया है, समझ लिया। तो अगर ये वाली बात अगर अपन को आती है, समझ में आती है, तो हम किसी भी खोखली वस्तु का क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपको कोई भी खोखली वस्तु मिल जाती है तो आप उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, उसका बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसका आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसके आधारों के क्षेत्रफलों का क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। और जो तीनों मान प्राप्त होंगे उनको आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस खोखली वस्तु का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 को करता हूँ इसी प्रश्न इसी तरीके से, और इसके आंसर निकालते हैं। अभी हमारे पास खोखले बेलन की बात हो रही है, तो बेलन का सूत्र रख लेते हैं ये वाला, और बाकी सबको यहाँ से हटा देते हैं। आगे जब अपन लोग 16.3 और 16.4 पढ़ेंगे, उनके दौरान हम खोखले शंकु या खोखले अर्धगोले से संबंधित क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे बेटा। तब भी आपको वहाँ पे ऐसे ही करना होगा जैसे अभी मैं कर रहा हूँ बेटा। अब ये वाले मान, अब आप देखो इस प्रश्न को अगर सॉल्व करना है तो आपको किसका मान चाहिए, R1 का मान चाहिए। तो R1 का मान आपके पास पहले से है। आपको H का मान चाहिए, H का मान भी आपके पास है। ये किसका मान मांगता है, R2 का और H का, तो R2 और H का मान भी हमारे पास। ये किसके मान मांगते हैं, R1 और R2 के, तो R1 और R2 के मान भी हैं। तो सूत्र जो मान मांगता है हमसे वो सारे मान हमारे पास हैं। केवल हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सारे मान इस सूत्र में भरने हैं और इसको कैलकुलेशंस करना है, और इनकी क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। आप लोग कर लोगे या मैं बताऊं? ठीक है, देखो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो बेटा। पहले इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो ले लो। देखो 2 पाई H कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे R1 प्लस R2 बचेगा, सही है। और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, और यहाँ क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो इसको। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 9 प्लस R2 की वैल्यू 7 हो गई।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 ब्रैकेट R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 9 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशंस कर लो, यहाँ कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 22 को 2 से कर लेंगे, 44 गुणा 26/7 और गुणा 9 और 7 कितना हो जाता है 16 प्लस ये 22 गुणा 44, 44/7 गुणा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 7 का स्क्वायर 49। अब 81 में से किसको माइनस कर लो, 49 को माइनस कर लो बेटा। 81 में से 49 माइनस करते हैं तो कितना बचता है बताओ, है 32। ठीक है, तो अगली स्टेप में मैं इसको मिटा दूँ, यहीं पे लिख दूँ, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब देखो बेटा, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 एलसीएम लेके फिर सॉल्व कर लेना। क्या इसके आगे के कैलकुलेशंस आप कर लेंगे या मैं बताऊँ, कर लोगे ना आगे के कैलकुलेशंस, कुछ नहीं करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आए उसको 7 से डिवाइड कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आए उसको 7 से डिवाइड कर देना, फिर यहाँ पे जो मिलेगा डिवाइड करने के बाद उसको, और जो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद मिलेगा उसको, दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बेटा। अब तो देखो बेटा, ये तो मैंने आपको क्या सिखाया, खोखले, बेलन, शंकु और अर्धगोले के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाया। सबका ऐसे ही ज्ञात करते हैं बेटा। अब अपन लोग खोखले, बेलन, शंकु और अर्धगोले के लिए आयतन को ज्ञात करना सीखेंगे। किसको ज्ञात करेंगे, अब आयतन को ज्ञात करेंगे। तो आयतन को ज्ञात करना बहुत सिंपल सा होता है बेटा। आपको क्या करना है, अगर आपके पास खोखला बेलन है या खोखला अर्धगोला है या शंकु है, अगर उसका आपको क्या पूछा गया है, आपको उसका आयतन पूछा गया है, किसका, खोखली वस्तु का। अगर खोखली वस्तु का अगर आपको आयतन पूछा गया है तो आप सिंपल सा काम करेंगे। क्या करेंगे बेटा, आप उसका बाहरी आयतन निकाल लेंगे, वस्तु का क्या निकाल लेंगे, बाहरी आयतन निकाल लेंगे, और वस्तु का आंतरिक आयतन भी निकाल लेंगे, और बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, खोखली वस्तु का आयतन आ जाएगा। तो सिंपल सी बात आई समझ में, बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को माइनस करना है। ठीक है, तो खोखले, बेलन, शंकु या अर्धगोले का आयतन कैसे निकालेंगे, बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो बस यही आपका तरीका होता है खोखले वस्तु का आयतन ज्ञात करने का। ठीक है, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें यही करना है। एक खोखला बेलन दिया गया है जो दोनों सिरों से क्या है, खुला है। उस बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना है, जिसके लिए आपको बाहरी व्यास कितना दिया गया बेटा, 30 से भी दिया गया है। बाहर का कितना दिया गया बेटा, 30 दिया गया है। तो इससे क्या निकाल लेंगे, R1 का मान निकाल लेंगे। 30/2 बराबर कितना हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा। आंतरिक व्यास कितना दिया बेटा,
आंतरिक व्यास कितना दिया है 26 सेमी। तो बेटा इससे R2 निकाल लेंगे, 26/2 बराबर 13 सेमी। और बेटा बेलन की ऊंचाई कितनी दी आपको है 20 सेमी, तो H का मान दिया 20। अब हमें क्या निकालना है, खोखले बेलन का आयतन निकालना है। तो देखो क्या कहा था अभी मैंने, अगर आपको खोखले बेलन का आयतन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बाहरी आयतन निकाल लो और आंतरिक आयतन निकाल लो और दोनों को आपस में क्या कर दो माइनस। तो बाहरी आयतन निकालेंगे किसका, बेलन का। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r² h। अब किसकी बात करें, बाहरी आयतन की, तो बाहरी त्रिज्या का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा R1 आ जाएगा, माइनस आंतरिक आयतन, तो आयतन का सूत्र पाई r² h। अब आंतरिक की बात कर रहे हैं इसलिए क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या कॉमन है वो कॉमन ले लो ताकि कैलकुलेशंस को थोड़ी इजी कर ले बेटा। पाई h कॉमन आ गया, क्या बचा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या बन चुका है, सूत्र बन चुका है किसका, खोखले बेलन के आयतन का। अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखकर इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो क्या आप सभी स्टूडेंट्स कर पाएंगे, पाई का मान 22/7, h का मान 20 ब्रैकेट R1 का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर। क्या आप इसके कैलकुलेशंस आप लोग कर लोगे आराम से। तो अब इसको सॉल्व करके इसका क्या निकाल लेंगे, आयतन ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से आप लोगों को किसी भी खोखली वस्तु का क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 13 करना था। इस प्रकार से आप लोगों की प्रश्नावली 16.2 के सभी क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपन लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 16.3। और इस 16.3 के दौरान हम किसका अध्ययन करेंगे, शंकु का अध्ययन करेंगे। शंकु के क्षेत्रफल और आयतनों को ज्ञात करना सीखेंगे बेटा। ठीक है, ये आप लोग देख लो, समझ लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 16.3 के दौरान हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, शंकु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, शंकु के बारे में पढ़ेंगे बेटा। अब बेटा शंकु किस प्रकार की आकृति होती है, देखो शंकु कुछ इस प्रकार की आकृति होती है बेटा। ऐसी आकृति हमने अपने आम जीवन में भी देखी है बेटा। जैसे कि आपके पास कीप आती है, कीप देखिए ना, कीप जिसमें अपन लोग कोई भी लिक्विड डालने के लिए अपन लोग यूज़ करते हैं, पानी या तेल या दूध डालने के लिए इस प्रकार की वस्तु का इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो। अरे ऐसा नहीं होगी, वो ऐसे दिखती होगी आपको, हाँ ऐसे। और ऐसे आपने आइसक्रीम खाई है, आइसक्रीम का कोन भी ऐसा ही होता है। और आप लोगों ने जोकर की टोपियाँ, बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, जन्मदिन पे आप जो टोपी लेके आते हैं वो भी कुछ इस प्रकार की दिखती है कि नहीं दिखती है। तो ये कैसी किस आकार की वस्तु है बेटा, शंक्वाकार वस्तु है। ये कैसी वस्तु है, शंक्वाकार वस्तु बोलते हैं बेटा इसको। अब इस शंक्वाकार वस्तु के अंदर ध्यान देंगे, ये जो बना हुआ है वो सीधी आकृति है और ये उल्टी आकृति है। ये तो सीधा
शंकु है बेटा, और ये उल्टा शंकु है। ये आप ध्यान रखिए, ये सीधा शंकु है और ये उल्टा शंकु है। अब अपन लोग सीधे शंकु के बारे में कुछ बातें समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा? ये जो आपको लाइन दिख रही है वो थोड़ी तिरछी दिख रही होगी बेटा, तिरछी दिख रही है, सीधी दिख रही है? तिरछी दिख रही है ना बेटा? तो बेटा ये तिरछी रेखा है, इसको बोलते हैं शंकु की त्रियक ऊंचाई। क्या बोलते हैं बेटा? शंकु की त्रियक ऊंचाई। तो ये क्या है बेटा? त्रियक ऊंचाई। और इस त्रियक ऊंचाई को हम लोग एल से लिखते हैं बेटा। स्लैंट हाइट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। और इसको एल से डिनोट करते हैं। तो त्रियक ऊंचाई होगी किसकी? शंकु की। तिरछी ऊंचाई भी बोल सकते हैं इसको। कभी कभी आपके पास लिखा आ जाएगा एग्जाम में तिरछी ऊंचाई। क्या लिखा जाएगा बेटा? तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हैं इसको। अब देखो बेटा, यहां इसके शीर्ष से लेके आधार तक, शीर्ष से लेके आधार तक एक सीधी स्ट्रेट लाइन जो आधार के साथ क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। आधार के साथ क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। उसको हम क्या कहते हैं? शंकु की ऊंचाई बोलते हैं बेटा। ये क्या हो जाएगी बेटा? शंकु की ऊंचाई। क्या होगी? शंकु की ऊंचाई होगी। और पता है शंकु की ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और जो ये लेटी हुई रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये क्या होगी बेटा? शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। क्या होगी बेटा? शंकु की त्रिज्या होगी। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और त्रिज्या को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो बेटा, ये तो आपका क्या हो गया? एल हो गया। ये आपका क्या हो गया? एच हो गया। और ये आपका क्या हो गया? आर हो गया। अब अपन लोगों ने एक प्रमेय पढ़ रखी है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय पढ़ रखी है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी है। वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एक समकोण त्रिभुज में से तो पढ़ते हो तुम लोग। ये समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर ये 90 डिग्री का कोण है। तो बेटा जो 90 डिग्री के सामने होती है उसको कर्ण कहते हैं, जो सीधी खड़ी रेखा है उसको लंब बोलते हैं, और जो क्षैतिज रेखा है, लेटी हुई रेखा है, उसको आधार बोलते हैं। अब इसी को लेकर क्या बनाई गई है? पाइथागोरस प्रमेय बनाई गई है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर यहाँ से हम कर्ण का मान निकालते हैं तो इस पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको समझना है कर्ण का मान क्या हुआ? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया। देखो कुछ ऐसा ही यहाँ पे इस आकृति के अंदर भी है। यहाँ भी क्या बन रहा है बेटा? समकोण त्रिभुज बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो यहाँ पे भी अपन लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे एल को, एच को या आर को निकालने के सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो क्या हो जाएगा? देखो एल बराबर, यानी कि एल किसका काम कर रहा है? यहाँ पे अभी कर्ण का काम कर रहा है बेटा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आधार का स्क्वायर, आधार की जगह कौन हमारे पास? आर। तो एल बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस लंब की जगह कौन है यहाँ पे? एच है, तो एच का स्क्वायर। तो ये बेटा एक सूत्र होता है किसको ज्ञात करने का?
त्रियक ऊंचाई को ज्ञात करने का, तिरछी ऊंचाई को ज्ञात करने का सूत्र होता है L बराबर √r² प्लस h का स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसी प्रकार से r को भी निकाल सकते हो और h को भी निकाल सकते हो। तो r का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा। फिर h का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ऐसे अपन लोग क्या कर सकते हैं, सूत्रों को बना सकते हैं। अगर वो बच्चा सूत्र बना लेगा तो उसको तो याद नहीं करना पड़ेगा, बाकी के स्टूडेंट्स को याद तो करना ही करना पड़ेगा। तो ये वाला सूत्र तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इसको बार बार आपको यूज़ करना होगा। तो L बराबर √r² प्लस h²। इसके अलावा CSA का मतलब क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। CSA का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, शंकु की। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, πr/l होता है। और PSA का क्या होगा, πr/l प्लस r होगा। और इसका वॉल्यूम का, यानी कि ये तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वॉल्यूम का मतलब हो गया आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 πr²h। तो इन सभी सूत्रों की सहायता से आप लोग किसका अध्ययन करते हैं, शंकु का। अब इन सभी सूत्रों की सहायता से आप शंकु का क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इन सबको नोट कर सकते हैं।